आज का हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। आज हम लोग देखने आ रहे हैं कि जूल्स लॉ क्या बोलता है। तो जूल्स लॉ यह बोलता है कि अगर किसी कंडक्टर में हीट जनरेट हो रही है तो वो हीट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, आपने कितना करंट फ्लो करवाया उस कंडक्टर में और कितनी देर के लिए फ्लो करवाया, मतलब टाइम के ऊपर। So heat is proportional to potential applied across the conductor, current flowing across the conductor and time for which the current is flowing in the conductor। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी हीट जो रिलीज होती है किसी भी कंडक्टर से जब आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो डिपेंड करता है। ओके, अब अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने इक्वेशंस के हिसाब से, जैसा कि हमको मालूम है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हम अपनी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू V की जगह पे लिखेंगे आई आर और I और T सेम रहेगा। अब यहाँ पर दो I आ चुके हैं तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा आपका यहाँ पर I स्क्वायर आर टी। और अगर हम देखें रियलिटी में तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन भी यही दी गई है जूल्स लॉ की, कि जूल्स लॉ स्टेटमेंट दिया हुआ है हीट रिलीज्ड फ्रॉम एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग। तो बेसिकली ये तीन फैक्टर्स हैं या हम बोलें ये तीन फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिन पर आपकी हीट एनर्जी रिलीज या डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि I की वैल्यू V अपॉन आर भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और ये जो I है इसको अगर हम इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ पर H इज इक्वल टू V इंटू वी अपॉन आर इंटू टी और फॉर्मूला बन के आ गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब हमारे पास दो दो फॉर्मूले हो गए हैं, एक है आपका आई स्क्वायर आर टी वाला और दूसरा है आपका V स्क्वायर अपॉन आर टी वाला। तो सवाल ये उठता है कि हम किस फॉर्मूले को कहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए इसमें जो टर्म आ रहा है इसमें आपका पोटेंशियल टर्म आ रहा है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो उस समय आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये जो फॉर्मूला है तब यूज़ करेंगे जब हमको पैरेलल में हीट निकालना हो, और जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है तो उस समय करंट कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग सीरीज के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैरेलल सर्किट एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सीरीज सर्किट। ओके, बाकी हमारा जो मेन फॉर्मूला है H इज इक्वल टू वी आई टी, ये हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास V, I और T दिया होगा। तो इस तरीके से ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो हमने पहले देख लिया है कि आयरन रॉड है, या हम लोग बात करते हैं लॉन्ड्री आयरन की, या वाटर इमर्जन की बात करते हैं, तो उन सभी में हम लोग सेफ्टी व्यूज़ में भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर का यूज़ करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है पावर। क्लास 9th में हम पावर पढ़ के आ चुके हैं और हमको मालूम है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। बट यहाँ पर हम रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम मैकेनिक्स की तरह कोई वर्क नहीं करते, बल्कि यहाँ पर पावर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है। नो डाउट यूनिट्स सेम रहती हैं लेकिन यहाँ पर पावर की डेफिनेशन कुछ और रहती है। तो यहाँ पर पावर की डेफिनेशन है कि जब करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर and the heat released in a particular time it is known as पावर। तो पावर का फॉर्मूला है H अपॉन टी। H का मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी से है। तो जब भी हम करंट फ्लो करवाते हैं और वहां से हीट रिलीज हो रही है या वो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो कितनी देर के लिए वो कंज्यूम कर रहा है, दैट इज नोन एज पावर। सो बेसिकली रेट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज नोन एज पावर। हीट का फॉर्मूला मालूम है V I इंटू टी होता है और नीचे आ जाएगा T, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा पावर इक्वल टू वी आई। ओके, तो पावर इक्वल टू वी आई, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स जो रहेगी, यूनिट इसकी हमेशा वॉट रहेगी, तो पावर की यूनिट वॉट ही रहती है। हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम पावर के और फॉर्मूले देखें तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने हीट में सब्स्टिट्यूट किया हुआ था ऐसे यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि पैरेलल के लिए हम लिख सकते हैं
तो पैरेलल सर्किट में हमें मालूम है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हीट के लिए। तो ये जो है आपका हीट के लिए इक्वेशन लिखा हुआ है फॉर पैरेलल सर्किट, इसमें T और T कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर मिलेगा V²/R। लेकिन ये फॉर्मूला में कब यूज़ करना है, जब हम लोग पैरेलल सर्किट की बात करेंगे, जो कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोग देख लेंगे। तो जब पैरेलल सर्किट होगा तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अगर सीरीज सर्किट है तो क्या करेंगे, हमको मालूम है कि सीरीज सर्किट में जब पावर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज I²RT, जो कि हीट का फॉर्मूला है। तो ये हीट से हमने लिया हुआ है और T से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बचेगा वो बचेगा सिर्फ I²R। तो ये जो फॉर्मूला ये हम लोग तब फॉलो करेंगे जब हम लोग सीरीज की बात करेंगे। तो सीरीज सर्किट में जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालना होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पैरेलल सर्किट में जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ओवरऑल अगर निकालना है तो हम लोग V/I यूज करेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर के ऊपर। अब एक लास्ट जिसका सिग्निफिकेंस 9th में कम होता है लेकिन 10th में ज़्यादा होता है, और वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है जब हम 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट्स, तो 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करते हैं 1 आवर में। ओके, तो 1 किलोवाट जब हम 1 आवर में कंज्यूम करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने 1 यूनिट का यूज़ किया। अगर हम 1 किलोवाट ऑफ पावर कंज्यूम करते हैं 1 आवर में तो हम बोलेंगे कि हमने 1 यूनिट का कंजम्पशन किया। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा यूनिट्स में आता है, जिसको हम बाद में रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट्स। ओके, और 1 आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जीरोज। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि 36 इंटू 10 पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड्स। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वॉट इंटू सेकेंड्स जो कि हमें यहां से मिल जाता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है H/T। H की यूनिट होती है जूल्स, टाइम की होती है सेकेंड्स और पावर की होती है वॉट्स। तो अगर मैं सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, मतलब कि मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड्स, और जो कि जूल के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वॉट को अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ पे लिखनी होगी यूनिट जूल्स। तो ये बन गया आपका कि 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस मैनी जूल्स। लेकिन इसको हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। ओके, अगर हम डेसिमल को हटा देंगे तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, लेकिन डेसिमल लगाने पर ये हो जाता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो इस तरीके से हमको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि 3.6 लिखा हुआ है तो 6 मतलब यहाँ के 10 पावर 6 आएगा। ओके, सो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अब इसमें बच जाते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। लेकिन ये टॉपिक्स बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि जब सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, रेजिस्टेंस और पावर से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, साथ में और जो भी फॉर्मूलेज हैं वो दिमाग पर रहना चाहिए कि सीरीज हम लोग कब अप्लाई करेंगे और हम लोग पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थैंक यू।